न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर कॉलेज स्टूडेंट क्लोई अपनी मां आयरीन को फोन करती है और बताती है कि वो घर आ गई है, लेकिन उसे ये सुनकर झटका लगता है कि उसके पिता की बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई है क्योंकि उन्हें अचानक काम पर जाना पड़ा। चूंकि उसके पिता पायलट हैं, क्लोई एयरपोर्ट पर रुकने का फैसला करती है ताकि वो उनसे मिल सके। इसी दौरान टीवी रिपोर्टर कैमरून से एक धार्मिक महिला आकर बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके काम में जो भी बुरी घटनाएं होती हैं, उनका जवाब बाइबल में है। क्लोई इस बातचीत में दखल देती है और कहती है कि भगवान निर्दोष लोगों को अतीत के पापों की सजा दे रहे हैं और ये कोई बहाना नहीं हो सकता। महिला चुपचाप वहां से चली जाती है और कैमरून क्लोई को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है। इस पर क्लोई बताती है कि उसकी मां भी बहुत धार्मिक है और वह इस तरह की बातों की आदी हो चुकी है। वहीं पार्किंग में कैमरून के पिता रेफर्ड अपनी शादी की अंगूठी उतारकर एयर होस्टेस हैटी से मिलने जाते हैं। जब वे एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो रेफर्ड क्लोई को देख लेते हैं और उसे गले लगाते हैं, लेकिन क्लोई खुश नहीं होती क्योंकि उसने अपने पिता को हैटी के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लिया था। वो उनसे सवाल करती है क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसके माता पिता के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। रेफर्ड सफाई देते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में शादी कर ली थी और समय के साथ लोग बदल जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आयरीन का बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाना उनके रिश्ते के लिए मुश्किल बन गया है। क्लोई नोटिस करती है कि उसके पिता ने अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहनी है और सोचने लगती है कि क्या उन्होंने ये जॉब सिर्फ हैटी के साथ रहने के लिए लिया है। रेफर्ड उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसे अपनी कार की चाबी थमा देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद क्लोई कैमरून के साथ कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों इस बारे में बात करने लगते हैं कि लोग त्रासदी के समय भी भगवान को धन्यवाद क्यों देते हैं। तभी एक एयरपोर्ट कर्मचारी क्लोई के पास आता है और उसे लंदन में U2 कॉन्सर्ट के 2 टिकट देता है जो उसके पिता के लिए थे और जिन्हें पाने में उन्हें 2 हफ्ते लगे थे। क्लोई को अब यकीन हो जाता है कि उसके पिता का ये ट्रिप पहले से प्लान किया गया था और ये अचानक मिला काम नहीं था। गुस्से में वो टिकट्स कैमरून को पकड़ा देती है और कहती है कि वही उन्हें डिलीवर कर दे। इधर कैमरून और रेफर्ड प्लेन में चढ़ जाते हैं जबकि क्लोई अपने पिता की कार की ओर जाती है। वहां उसे उनकी शादी की अंगूठी मिलती है जो ये साबित करता है कि रेफर्ड सच नहीं बोल रहे थे। क्लोई घर लौटती है और अपने छोटे भाई रेमी से मिलती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर वो अपनी माँ के साथ बैठकर बातचीत करने लगती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही क्लोई एयरपोर्ट की घटना का जिक्र करती है, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। आयरीन उसे समझाने लगती है कि भगवान की राह ही सही राह है, जिससे क्लोई चिढ़ जाती है और गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो रेमी के साथ मॉल चली जाती है। मॉल में रेमी अपने माता पिता को लेकर चिंतित रहता है, लेकिन क्लोई उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन तभी एक जोरदार चमकदार रोशनी आती है और जब क्लोई देखती है तो उसके हाथों में सिर्फ रेमी के कपड़े होते हैं। वो गायब हो चुका होता है। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि कई लोगों के अपने प्रियजन अचानक गायब हो गए थे। मॉल में हंगामा मच जाता है। तभी एक कार जिसका ड्राइवर भी गायब हो चुका था तेजी से आकर मॉल के अंदर घुस जाती है। क्लोई कार के अंदर झांकती है और देखती है कि पैसेंजर सीट पर बैठा व्यक्ति मर चुका है। बाहर सड़कों पर भारी जाम लग चुका है और लोग घबराकर दुकानों को लूटने लगते हैं। जो लोग गायब हुए थे उनके बैग्स तक लूटे जा रहे थे। इधर रेफर्ड के फ्लाइट में कुछ यात्री सामान्य बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान होकर चुप बैठे रहते हैं। जब फ्लाइट स्थिर होती है तो रेफर्ड कॉकपिट से बाहर निकलकर चोरी छिपे हैटी से मिलने जाता है और उसे कैमरून द्वारा दिए गए टिकट्स दिखाता है। लेकिन तभी प्लेन अचानक जोर जोर से हिलने लगता है और लोग देख पाते हैं कि कई यात्री अपनी सीट से गायब हो चुके हैं। प्लेन में अफरातफरी मच जाती है क्योंकि प्लेन ऊंचाई खोने लगता है। रेफर्ड तुरंत कॉकपिट की ओर भागता है और देखता है कि उसका कोपायलट भी गायब हो चुका है। वो जल्दी से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है ताकि प्लेन को स्थिर किया जा सके। इस बीच कैमरून इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग करने लगता है, जबकि यात्री पैनिक में कॉकपिट का दरवाजा पीटने लगते हैं और कप्तान को देखने की मांग करने लगते हैं। हैटी उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कैमरे में ये सब देखकर रेफर्ड एक चाल चलता है। वो कैबिन में दबाव बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। घबराए यात्री सांस लेने में मुश्किल महसूस करने लगते हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन अपनी सीटों पर लौटकर मास्क लगाने पड़ते हैं। इसके बाद रेफर्ड रेडियो पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वो अपना फोन चेक करता है तो पाता है कि वो भी काम नहीं कर रहा। जैसे ही सब लोग थोड़ा शांत होते हैं, रेफर्ड केबिन का दबाव फिर से सामान्य कर देता है और यात्रियों से बात करने जाता है। अपनी प्रभावशाली आवाज में वो सभी को अपनी सीट पर बने रहने के लिए कहता है और समझाता है कि इस समय घबराना सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती तब तक उन्हें शांत रहना होगा। इस बीच हैटी को एहसास होता है कि उसकी सहकर्मी एयर होस्टेस भी गायब हो चुकी है। घबराहट में वो कॉकपिट की तरफ भागती है और रेफर्ड से मदद मांगती है क्योंकि वो लगभग टूट चुकी है। चूंकि लोग अपनी सीटें छोड़ ही रहे थे, कैमरून फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करता है और यात्रियों से इंटरव्यू लेने लगता है। कोई भी नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या है। गायब हुए लोग बिना किसी चेतावनी के बस अचानक अदृश्य हो गए। उनके कपड़े और सामान वही रह गए। इस बीच एक घबराई हुई महिला वॉशरूम में जाकर कुछ नशीला पदार्थ लेती है और वापस आकर अपने हाथ पर इट्स नॉट रील लिखती है। कैमरून उसे आराम करने के लिए कहता है। एक मुस्लिम यात्री सबको दुआ करने की सलाह देता है, लेकिन तभी एक अन्य यात्री उससे बहस करने लगता है कि उनके भगवान अलग हैं, इसलिए वे एक साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते
रेफर्ड घोषणा करता है कि वो फ्लाइट को न्यूयॉर्क वापस ले जा रहा है। उधर मॉल में क्लोई लोगों की भीड़ के बीच किसी तरह रास्ता बनाती है और रेमी को ढूंढने के लिए पार्किंग लॉट की तरफ दौड़ती है। तभी अचानक एक छोटा विमान जमीन पर गिरता है और रेफर्ड की कार को चकनाचूर कर देता है। क्लोई के पास अब पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। रास्ते में दो बाइकर्स उसके भाई का बैग छीनकर भाग जाते हैं। अचानक पास के ब्रिज पर एक जोरदार टक्कर होती है और एक स्कूल बस नदी में गिर जाती है। क्लोई तुरंत उसकी तरफ भागती है, लेकिन जब वो अंदर झांकती है तो देखती है कि बस पूरी तरह खाली है। कुछ ही देर में क्लोई शहर के पास पहुंचती है और घर फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हर तरफ गाड़ियां टकरा रही है, लोग चीख पुकार कर रहे हैं और एम्बुलेंस घायलों को उठाने आ रही है। क्लोई भागकर एम्बुलेंस की तरफ जाती है, ये देखने के लिए कि क्या रेमी भी घायलों में है, लेकिन पुलिस उसे पीछे धकेल देती है। जब वो आगे बढ़ती है तो अचानक एक ज्वेलरी स्टोर के कांच के दरवाजे जोरदार धमाके के साथ टूट जाते हैं और एक मरा हुआ लुटेरा बाहर गिरता है। अंदर से एक कर्मचारी गन लेकर निकलता है और घबराहट में क्लोई की तरफ निशाना साधता है, जिससे वो तुरंत वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद क्लोई अस्पताल पहुंचती है और देखती है कि बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है द एंड इज हियर, अंत यहाँ है। अस्पताल के अंदर भीड़ बुरी तरह भरी हुई है, लोग अपने खोए हुए प्रियजनों को ढूंढ रहे हैं। क्लोई को मुख्य गेट से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने के लिए कांच तोड़ देती है। किसी तरह भीड़ से बचते हुए वो नर्सरी तक पहुंचती है और देखती है कि वहां से सभी न्यूबॉर्न बेबीज गायब हो चुके हैं। तभी एक माँ पीछे से आकर बताती है कि सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बच्चे और कई लोग अचानक लापता हो गए हैं। दूसरी तरफ रेफर्ड को पता चलता है कि एक और प्लेन उनकी फ्लाइट के ठीक सामने उड़ रहा है। वो तुरंत उस प्लेन के पायलट से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जल्दी ही ये साफ हो जाता है कि उस प्लेन के दोनों पायलट भी गायब हो चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ यात्री अभी भी मौजूद है। हैडी घबराकर यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने को कहती है, जबकि रेफर्ड अपने प्लेन को मोड़ने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वो अपना विमान झुका पाता है और किसी तरह टक्कर को टालने में सफल होता है। टक्कर टल जाती है, लेकिन रेफर्ड के प्लेन का विंग फिर भी दूसरे प्लेन से टकरा जाता है। कैमरून खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि दूसरा प्लेन आग की लपटों में नीचे गिर रहा है। इसी बीच एक यात्री इस अफरातफरी का फायदा उठाकर मुस्लिम व्यक्ति के बैग की तलाशी लेने लगता है, ये सोचकर कि शायद इसमें कोई बम होगा, लेकिन उसे बस एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश मिलता है। एक अन्य यात्री का मानना है कि इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वे इतने लोगों को एक साथ गायब कर सकें, इसलिए ये सब एलियंस का काम हो सकता है। कुछ देर बाद यात्री हैटी को बुलाते हैं और बताते हैं कि प्लेन के विंग पर कुछ अजीब दिख रहा है। हैटी कैमरून से विंग की तस्वीर खींचने के लिए कहती है ताकि वह इसे रेफर्ड को दिखा सके। तस्वीर देखकर रेफर्ड समझ जाता है कि विंग बमुश्किल जुड़ा हुआ है और लैंडिंग मुश्किल होगी। ऑटो पायलट भी काम नहीं कर रहा और रेफर्ड कॉकपिट नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो कैमरून को भेजता है ये देखने की क्या विंग से कुछ लीक हो रहा है। कैमरून जांच करके बताता है कि प्लेन से फ्यूल लीक हो रहा है। इसे देखकर एक यात्री घबराने लगता है, जबकि एक महिला पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि वो वही वापस जाना चाहती है जहां उसका बच्चा गायब हुआ था। अचानक प्लेन के विंग में आग लग जाती है और प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। यात्री और ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हैटी और कैमरून सबको शांत रहने के लिए कहते हैं ताकि स्थिति और खराब न हो। कैमरून तुरंत रेफर्ड को अपडेट करता है, जो कहता है कि वो बस न्यूयॉर्क तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है जब तक कि फ्यूल पूरी तरह खत्म न हो जाए। कुछ देर बाद आग अपने आप बुझ जाती है, लेकिन फ्यूल की भारी कमी के कारण उन्हें तय समय से पहले नीचे उतरना होगा। इस बीच क्लोई किसी तरह अपने मोहल्ले तक पहुंचती है और देखती है कि कई लोग अपने खोए हुए प्रियजनों के लिए रो रहे हैं। वो जल्दी से अपने घर जाती है, लेकिन अंदर घुसते ही उसका दिल टूट जाता है। घर पूरी तरह खाली पड़ा है। बाथरूम में उसकी माँ की ज्वेलरी पड़ी हुई है और फोन पर सिर्फ एक वॉइसमेल है जिसमें कोई आवाज नहीं, बस स्टैटिक है। जब उसे आयरीन की बाइबल मिलती है, इसके बाद वो लोकल पास्टर से मिलने जाती है। पास्टर बताते हैं कि ये रैप्चर है, वो घटना जिसमें भगवान ने सभी बच्चों और सच्चे विश्वासियों को आने वाले अंधकारमय समय से बचाने के लिए उठा लिया है। लेकिन वो खुद पीछे रह गया क्योंकि उसने कभी वास्तव में विश्वास नहीं किया था, भले ही उसने सालों तक प्रचार किया। ये सुनकर क्लोई और गुस्से में आ जाती है और पादरी पर चिल्लाकर वहां से निकल जाती है। उधर प्लेन में रेफर्ड अपने कोपायलट का सामान चेक करता है और उसे एक घड़ी मिलती है जिस पर लिखा होता है जॉन 3:16, एक बाइबल वर्स जो कहता है कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। हैटी दूसरी एयर होस्टेस का सामान लाती है जिसमें बाइबल स्टडी के नोट्स मिलते हैं। रेफर्ड समझ जाता है कि यह सच में रैप्चर था और उसकी पत्नी आयरीन सही थी, लेकिन हैटी इसे बकवास मानती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। केबिन में अचानक एक महिला पागल हो जाती है और बंदूक निकालकर यात्रियों पर तान देती है। वो चिल्लाती है कि बाकी सभी झूठ बोल रहे हैं और कहती है कि ये सब उसके पति ने उसकी बेटी को ले जाने के लिए प्लान किया था। कैमरून उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो नशे की लत वाली महिला बोल पड़ती है कि उसने धार्मिक स्कूल में पढ़ाई की थी और ये घटना बिल्कुल रैप्चर की भविष्यवाणी से मिलती जुलती है। वो कहती है कि गायब हुए लोग स्वर्ग चले गए हैं। बंदूक वाली महिला बुरी तरह टूट जाती है और कहती है कि वो अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकती, लेकिन कैमरून उसे अपनी माँ के साथ अपनी पुरानी यादें बताने लगता है, जिससे उसका मन बदल जाता है और वो कैमरून को अपनी बंदूक सौंप देती है। कुछ देर बाद आखिरकार रेफर्ड को रेडियो पर जवाब मिलता है
वो सुनकर हैरान रह जाता है। ये घटना सिर्फ उनकी फ्लाइट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में घटी है। एयरपोर्ट चारों तरफ क्रैश हुए प्लेनों से भरा हुआ है, जिससे लैंड करना नामुमकिन हो जाता है। रेफर्ड को अब शहर के अंदर कहीं और उतरने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो इस फैसले के खिलाफ कोई बात कह पाते, रेडियो फिर से बंद हो जाता है। कैमरून के पास एक सैटेलाइट फोन होता है, इसलिए रेफर्ड उसे क्लोई को कॉल करने के लिए कहता है। लेकिन कैमरून बताता है कि वो पूरे दिन कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। कैमरून उसे क्लोई द्वारा टिकट्स के लिफाफे पर छोड़ा गया एक उदास नोट दिखाता है, जिसे देखकर रेफर्ड मानता है कि उनकी शादी टूटने के लिए उसकी पत्नी जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसकी गलती थी कि वो हर बार आयरीन के भगवान से जुड़ी बातों से बचने के लिए दूरी बना लेता था। उधर क्लोई अब पूरी तरह निराश होकर एक पुल के किनारे जा खड़ी होती है। वो कुछ देर नीचे देखती है और फिर अपनी माँ के लिए माफी मांगती है कि उसने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। जैसे ही वो छलांग लगाने वाली होती है, अचानक कैमरून का फोन उसके मोबाइल पर आ जाता है। दूसरी तरफ रेफर्ड की आवाज सुनते ही क्लोई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं और इस बात पर सहमत होते हैं कि आयरीन सही थी। रेफर्ड ये बताने ही वाला होता है कि वो लैंडिंग के लिए जगह खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी कॉल कट जाती है। अपने पिता के जिंदा होने की खबर सुनकर क्लोई तुरंत नीचे उतरती है और शहर की ओर भागती है। रास्ते में उसे एक लावारिस साइकिल मिलती है, जिससे वो तेजी से आगे बढ़ पाती है। इस बीच रेफर्ड फ्लाइट के यात्रियों को बताता है कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है और वे भगवान से प्रार्थना करें। प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। क्लोई एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है और एक ट्रक में बैठकर रास्ता साफ करने के लिए भारी सामान हटाने लगती है। तभी उसे अचानक नेटवर्क मिल जाता है और वो फिर से कैमरून को कॉल कर पाती है। वो अपने पिता को बताती है कि उसने लैंडिंग के लिए एक जगह खोज ली है। प्लेन का नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए कैमरून क्लोई से कहता है कि वो अपने फोन का कंपास ऐप खोलकर लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स दे। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, कॉल फिर से कट जाती है। कैमरून अपने फोन पर कोऑर्डिनेट्स डालता है और रेफर्ड उसी दिशा में प्लेन को ले जाता है, लेकिन रात का अंधेरा होने के कारण वो सही जगह नहीं देख पाता। तभी प्लेन का ईंधन खत्म होने लगता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। रेफर्ड आखिरी बार क्लोई से संपर्क करने में सफल होता है और उससे कहता है कि उसे किसी तरह एक बड़ी रोशनी पैदा करनी होगी, क्योंकि ट्रक की लाइट पर्याप्त नहीं है। क्लोई को पास में कुछ गैस टैंक मिलते हैं, तो वो उन पर ईंधन डालकर आग लगाने का फैसला करती है। वो लाइटर जलाती है और गैस टैंक में आग लगा देती है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। ये आग इतनी तेज होती है कि रेफर्ड उसे देख लेता है और उसी दिशा में उतरने लगता है। क्लोई ट्रक में वापस बैठती है और वहां से हटने की कोशिश करती है, लेकिन आग की तरफ देखते हुए वो ट्रक को ठीक से नहीं चला पाती और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस बीच प्लेन जमीन के करीब पहुंच जाता है, लेकिन नीचे लटकते तारों से टकरा जाता है, जिससे प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। सौभाग्य से ये सिर्फ हल्का झटका देता है और प्लेन की दिशा बनी रहती है। प्लेन जमीन पर उतर जाता है, लेकिन पिछले पहिए नहीं खुलते, जिससे वो आगे झुक जाता है। टेल और एक विंग जमीन पर घसीटने लगते हैं, लेकिन रेफर्ड किसी तरह इसे स्थिर रखता है। जैसे ही ट्रक के पास पहुंचता है, वो एकदम सही टाइमिंग में प्लेन को ऊपर उठाता है, जिससे क्लोई बाल बाल बच जाती है। प्लेन तेजी से आगे बढ़ता रहता है और रास्ते में कई चीजों से टकराता है। ऐसा लगता है कि ये एक बड़े गैस टैंक से टकराने वाला है, लेकिन ठीक समय पर रुक जाता है, जिससे एक बड़ा हादसा टल जाता है और सभी यात्री सुरक्षित बच जाते हैं। तभी क्लोई द्वारा शुरू की गई आग फिर से एक बड़े धमाके में बदल जाती है। हैटी तुरंत इन्फ्लेटेबल स्लाइड निकालती है, जिससे सभी यात्री प्लेन से बाहर निकल पाते हैं। क्लोई दौड़कर कैमरून और रेफर्ड को गले लगा लेती है और रेफर्ड भावुक होकर स्वीकार करता है कि उसे कभी अपनी पत्नी और परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए था। क्लोई उसे उसकी और उसकी माँ की शादी की अंगूठियां लौटाती है। इसके बाद सभी शहर की ओर देखते हैं, जहां हर तरफ आग और तबाही का मंजर है। कैमरून धीरे से कहता है, ये दुनिया का अंत है, लेकिन क्लोई दृढ़ता से जवाब देती है, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें सिनेमा विचार।